यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पीटी 365 के यहाँ पर एमसीक्यूज है 365 यहाँ पर जो विजनाइज के है, तो यहाँ पर इसको हम लोग यहाँ पर एमसीक्यूज यहाँ पर करेंगे इसके पॉलिटी के, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये मैगजीन जो है, ये पूरी मैगजीन अभी इंग्लिश में आई हुई है, ठीक है। तो मैंने अभी ट्रांसलेट करके इसको हिंदी किया हुआ है। जो मैगजीन आई है ये हिंदी में आई है, सॉरी इंग्लिश में आई है, और अभी हिंदी में मैंने आपको इसको ट्रांसलेट करके एमसीक्यूज बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने हिंदी में इसको लिख दिया है, राइट। और यहाँ पर जो इसके एमसीक्यूज रहेंगे, एमसीक्यूज आपको यहाँ से करने, जैसे कि अभी टॉपिक 1 यहाँ से दे रहा है। टॉपिक 1 यहाँ से फंक्शनिंग एंड यहाँ पर जो पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और यहाँ पर जो लोकल गवर्नमेंट है उसको लेकर के यहाँ पर जितने भी एमसीक्यूज बनेंगे पूरे टॉपिक में, एक टॉपिक पूरा है ना, यहाँ तक खत्म होगा 15 पेजेस में जितने भी टॉपिक आएंगे। इसको लेकर के हमने यहाँ पर 50 क्वेश्चन बनाए हुए हैं, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो 50 क्वेश्चन यहाँ से हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक देखेंगे और तीसरा टॉपिक एक साथ करेंगे, उसमें 50 से प्लस क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। ऐसे करके हम लोग 4 से 5 पार्ट में इसको पूरी खत्म करेंगे, करीब 250 से 300 क्वेश्चन के आसपास, ठीक है। और ऑलरेडी यहाँ पर 2 से 3 जो मैं करा चुका हूँ वो भी यहाँ पर यूट्यूब पे पड़े हुए वो भी देख सकते हो आप, और मार्केट में भी इसकी जो हार्ड कॉपी है वो भी अवेलेबल है, वो भी यहाँ से परचेज कर सकते हो, ठीक है। आते हैं यहाँ से देखते हैं। तो ये भी मैगजीन अभी इंग्लिश में आई है और हिंदी में हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं इसके एमसीक्यूज, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से इसमें बोला है, टॉपिक यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। ये यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें बोला है राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने की तारीख से 2 महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो आर्टिकल 352 है उसके तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा 1 महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए, ठीक है। और ये मूल संविधान में ये 2 महीने या 2 महीने था, लेकिन अभी यहाँ पर 1 महीने चल रहा है, ठीक है। और लेकिन इसके 44वें जो संशोधन था उसमें 1978 द्वारा इसे घटाकर 1 महीने किया गया था। यह भी आपको याद रखना है कि यहाँ से बोल देगा कि ये जो मूल संविधान में 2 महीने था, फिर ये कौन से संविधान संशोधन में घटाकर इसे 1 महीने किया गया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है। ये सबको पता है कि 1 महीने, लेकिन कब से कब किया गया ये भी आपको याद रखना है, की पॉइंट इसका। सेकेंड बात है, आपातकाल के दौरान संसद राज सूची स्टेट लिस्ट है उसमें वर्णित विषयों पर कानून बना सकती है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि आपातकाल के दौरान केंद्र की जो कार्यकारी शक्ति है विस्तार राज्यों तक हो जाता है और संसद को राज सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है, ठीक है। सेकंड करेक्ट है। तीसरा, आपातकाल की समाप्ति के बाद संसद राज जो के विषय पर बनाए गए कानून स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। तीसरी बात से करेक्ट है, क्योंकि संसद द्वारा राज सूची पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के 6 महीने के बाद, मतलब 6 महीने तक प्रभावी रहेंगे। 6 महीने बाद प्रभावी नहीं रहते हैं और यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, यानी यहाँ पे स्वतः निष्प्रभावी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बात करेक्ट बोला है, सही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो समाप्ति के अगर समाप्ति होगी उसके 6 महीने बाद प्रभावी नहीं रहेंगे वो, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर आपका हो जाएगा पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सही है, तो बी यहाँ से करेक्ट है। 2 बातें। क्वेश्चन आते हैं 2, अनुच्छेद 352 के बारे में बोले विचार करने, ठीक है। इसके तहत सशक्त विद्रोह, आर्म यहाँ पर जो रिबेलियन है, ठीक है, रिबेलियन है, उसके बारे में विचार करने। पहली बात है, ये बोले मूल संविधान के सशक्त विद्रोह किस स्थान पर आंतरिक अशांति का शब्द का प्रयोग किया गया था, इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो पहली बात यहाँ से क्या होगी, पहली बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर मूल संविधान में आंतरिक अशांति शब्द के उल्लेख था। इसी आधार पर 1975 में आपातकाल लगाया गया था। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड बात है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह में बदल दिया गया था। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह सब 44वें संविधान संशोधन 1978 में यहाँ पर क्या किया गया था, ये बदला गया था, न कि यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ये संशोधन जनता पार्टी सरकार द्वारा पिछली गलतियों को सुधारने के लिए यहाँ पर किया गया था। सेकेंड गलत है। तीसरा, राष्ट्रपति केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त पर ही करने के बाद ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तीसरी बात से करेक्ट है, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन ने यह अनिवार्य कर दिया था कि राष्ट्रपति केवल मंत्रिमंडल जो कैबिनेट होते हैं उसकी लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल लगा सकते हैं, ना कि केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर, राइट। आंसर हो जाएगा 1 और 3 यहाँ से करेक्ट है, तो सी यहाँ से इसका सही आंसर होना चाहिए, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, मौलिक अधिकारों के संबंध में राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव के बारे में विचार करना है, फंडामेंटल जो राइट्स उसके बारे में। अनुच्छेद 358 के तहत आर्टिकल 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार केवल तभी निलंबित होते हैं जब आपातकाल की घोषणा युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर की गई हो।
तीसरा क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि आर्टिकल 358 ठीक है 358 जो है इसके अनुसार जब युद्ध बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल लगाओ तो यहाँ पर अनुच्छेद 19 जैसे कि बात अभियुक्त की स्वतंत्रता होती है जो ठीक है स्वतः निलंबित हो जाती है, लेकिन यहाँ पर यह जो आपातकाल के सशक्त विद्रोह के आधार पर लगाए और अनुच्छेद 19 भी निलंबित नहीं होगा। ठीक है, तो ये याद रखने पर पहली बात इसी करेक्ट होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कहने के मतलब यदि अगर आपातकाल सशक्त विद्रोह के आधार पर लगाए तो अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होगा, ये बात याद रखना है। ठीक है, पहली बात सही है। सेकंड बात है अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति 20 और 21 को छोड़कर अन्य सभी मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन जो इन्फोर्समेंट होते हैं उनको निलंबित कर सकता है। ठीक है, सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 359 जो है ये अनुच्छेद राष्ट्रपति की शक्ति देता है कि वह आदेश जारी करके अन्य जो मौलिक हमारे जो अधिकार के कर्तव्य होते हैं प्रवर्तन होते हैं इन्फोर्समेंट उस पर रोक सके। और यहाँ पर हालांकि 44वें संविधान संशोधन के बाद से अनुच्छेद 20 जो बोलते हैं 2 सिद्धि की संबंध में संरक्षण और 21 जो यहाँ पर प्राणोदयिक स्वतंत्रता इसके किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, ये बात करेक्ट हो जाएगी। एक की पॉइंट आपको यहाँ से पकड़ना क्या यहाँ पर की पॉइंट इसके हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा, वैसे तो सबको पता है 20 और 21 क्या होता है, लेकिन जो की पॉइंट अंदर से इसकी आ रहे हैं वो आपको यहाँ से याद रखने हैं। ठीक है, दोनों बातें करेक्ट है, सी यहाँ से आंसर है। क्वेश्चन यहाँ से चौथा है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के संबंध में विचार करना है। इसने राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए आंतरिक अशांति शब्द को सशक्त विद्रोह में बदल दिया था। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इसने आंतरिक अशांति के दुरुपयोग को रोकने के लिए सशक्त विद्रोह शब्द यहाँ पर जोड़ा था। सेकेंड बात है इसके तहत राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही की जा सकेगी। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि प्रधानमंत्री की मनमानी रोकने के लिए पूरे मंत्रिमंडल की लिखित सलाह अनिवार्य की गई है। ठीक है, तीसरी बात है इसने अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को आपातकाल के दौरान भी निलंबित होने से सुरक्षित कर दिया है। तीसरी बात यहाँ से यह भी करेक्ट है। ठीक है, तीनों बातें यहाँ से सही है। चौथे का आंसर 1, 2, 3 सभी करेक्ट है, सही पूछा है तो। क्वेश्चन नंबर 5 है 5 नंबर क्वेश्चन है संवैधानिक संशोधन के संबंध में विचार करने संशोधन और इसके कुछ प्रावधान दे रखे हैं। 38वां संशोधन आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा गया या बाहर किए गए। पहली बात, पांचवें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है, सही से से। सेकेंड बात है क्योंकि यहाँ पर ये 38वें संविधान संशोधन 1975 ने राष्ट्रपति के आपातकाल की घोषणा की न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया था, हालांकि बाद में 44वें संविधान संशोधन इसे फिर से न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाया था। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड, 42वें संविधान संशोधन लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, ये भी बात सही है। ठीक है, आगे तीसरा, 44वें संविधान संशोधन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया था, ये भी बात यहाँ से सही है। ठीक है, 1, 2, 3 सभी तीनों सही है। आंसर क्या होगा, सभी तीनों सही। यहाँ से करेक्ट आंसर है पांचवें का। यहाँ से 6वां नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, देखते हैं यहाँ से गलत कौन सा है। पहली बात बोले कि यहाँ पर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 के अधिकार तभी यहाँ पर केवल स्वतः निलंबित होते हैं जब आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित हो, बात मैंने आपको ऊपर बताई थी, सही है। सेकेंड, आर्टिकल 359 राष्ट्रपति को आपातकाल के दौरान किसी भी या सभी मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए अदालत में जाने के अधिकार को निलंबित करने की शक्ति देता है, एकदम करेक्ट है। तीसरी बात है, तीसरा बोले 44वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया सकता है। सेकेंड, तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। चौथा, 42वें संविधान संशोधन में प्रावधान किया था कि आर्टिकल 358 के तहत अनुच्छेद 19 के अधिकार सशक्त या विद्रोह के आधार पर लगी आपातकाल भी निलंबित हो जाएंगे, ये बात गलत होगी इसकी, क्योंकि यहाँ पर वास्तव में आर्टिकल जो संविधान संशोधन 44वें है उसमें यहाँ पर सुरक्षा दी गई थी कि अनुच्छेद 19 जो है, ठीक है, उसके तहत मौलिक अधिकार सशक्त विद्रोह के आधार पर लगी आपातकाल में निलंबित नहीं होंगे, और 42वें संविधान संशोधन में ऐसा प्रावधान नहीं किया गया था, बल्कि यहाँ पर उसमें अधिकारों को सीमित किया था, ये बात गलत हो जाएगी। गलत पूछा तो डी यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन 7 है संविधान भारत में के जो संविधान है उसकी अनुच्छेद 200 और 201 के संबंध में विचार करना है। राज्यपाल के पास यह अधिकार है कि वह राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सके। पहली बात, 7वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, दूसरी बात है सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया था कि यदि राज्यपाल किसी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए निलंबित या लंबित रखता है तो उसे डीम्ड एसेंट या मान ली गई अनुमति माना जाएगा। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर भारतीय संविधान में डीम्ड एसेंट जो है इसे कोई अवधारणा नहीं है। यदि यहाँ पर राज्यपाल
विधेयक की लंबित रखता है तो वह कानून नहीं बनता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल को जितनी यहाँ पर जल्दी हो सके एज सून एज अ पॉसिबल निर्णय लेना चाहिए, लेकिन डीम्ड एसेंट की बात नहीं कही गई थी। ये बात गलत हो जाएगा। राज्यपाल उन विधेयक को अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखता है जो उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करते हो। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ओनली 1-3 करेक्ट है, बी यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन 8, 16वें प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आर्टिकल 143 पर अनुच्छेद जो पर यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही निर्णय के संबंध में विचार करना है। न्यायालय ने राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विधेयकों पर निर्णय लेने हेतु निश्चित समय सीमा टाइमलाइन निर्धारित की थी। पहली बात, 8वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने अभी तक यहाँ पर राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए विधेयक पर निर्णय लेने की कोई यहाँ पर निश्चित समय सीमा जैसे 30 दिन या 60 दिन ऐसा कुछ निर्धारित नहीं किया है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर उनके बाद जल्द से जल्द जो निर्णय लेने को यहाँ पर सलाह दी गई है ना, तो ये बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात है, राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा आरक्षित किए गए प्रत्येक विधेयक पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेना अनिवार्य होगा। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति के लिए ऐसा कोई यहाँ पर अनिवार्य नियम नहीं है और वह प्रत्येक आरक्षित विधेयक पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले, तो गलत होगा। राज्यपाल या राष्ट्रपति की दुर्भावनापूर्ण मंशा, जो दुर्भावनापूर्ण मंशा होती है उसमें होने के कारणों को लेकर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि एसआर बम्बई और अन्य मामले में ये स्थापित यहाँ पर है कि यहाँ पर जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति जो है उसके निर्णय दुर्भावनापूर्ण पाया जाता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा संभव होगी। आंसर क्या होगा? पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा सिर्फ यहाँ से करेक्ट है, तो एक बात यहाँ से करेक्ट है। कौन सी? तीसरे नंबर की एक बात यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों पर विचार करना है। राज्यपाल के पास यह विकल्प होता है कि वह राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को सीधे राष्ट्रपति के द्वारा सहमति के लिए सुरक्षित रख सके। पहली बात, 9वीं का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 200 राज्यपाल को विवेकाधीन शक्ति देता है और वह किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है ना, पहला सही है। सेकेंड, यदि राज्यपाल किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजता है तो राज्य जो विधानमंडल है उसमें इसे 6 महीने के भीतर पुनः इस पारित कर देना चाहिए, यह करना अनिवार्य होगा। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि आर्टिकल 200 के प्रावधान के अनुसार यदि राज्यपाल पुनर्विचार के लिए विधेयक वापस भेजता है तो विधानमंडल को उस पर विचार करना चाहिए और संविधान इसके 6 महीने की कोई यहाँ पर निश्चित समय सीमा नहीं दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 6 महीने की समय सीमा है ये आर्टिकल 201 में राष्ट्रपति द्वारा वापस भेजे गए जो विधेयक उसके संबंध में विधानमंडल के लिए होती है, तो ये बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा? ओनली 1 करेक्ट है, एक यहाँ से इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 10, राज्य विधेयक के संबंध में विचार करना है, कौन सा गलत होगा इसमें? देखो जो गलत है इसमें वो जाएगा। पहली बात तो देखते हैं, राज्यपाल किसी धन विधेयक को राष्ट्रपति के विचार सुरक्षित रख सकता है, एकदम करेक्ट बात है। दूसरा, राज्यपाल को पुनर्विचार के बाद आए विधेयक पर सहमति देनी ही पड़ती है, सेकेंड बात भी इसकी करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड यहाँ पर इसको सहमति देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर यदि राज्यपाल जो है राज्य विधानमंडल बिना संशोधन या संशोधन के साथ विधेयक को दोबारा राज्यपाल को भेजेगा तो राज्यपाल अपनी सहमति नहीं रोक सकता आर्टिकल 200 के उपरांत में। दोनों बातें करेक्ट है। तीसरी बात है, तीसरा बोला है कि राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल जो है उसके द्वारा पुनर्विचार के बाद दोबारा भेजे गए विधेयक को अपनी सहमति से रोक सकता है, ये बात करेक्ट है। क्योंकि यहाँ पर जो यदि यहाँ पर जो राज्य का विधेयक है ये राष्ट्रपति के पास गया है और विधानमंडल ने उसे दोबारा पारित करके भेजे, तब राष्ट्रपति उसे अपनी सहमति के लिए बाध्य नहीं होगा। ये राज्यपाल की तुलना में राष्ट्रपति की विशेष शक्ति होती है, ये बात करेक्ट है। राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए 6 महीने की समय सीमा का पालन करना अनिवार्य होता है, ये बात गलत हो, क्योंकि यहाँ पर संविधान में राष्ट्रपति के लिए यहाँ पर विधेयक पर अपनी सहमति हेतु कोई यहाँ पर समय सीमा निर्धारित नहीं कर रखा है। इसे पॉकेट वीटो की अपनी शक्ति के तहत भी देखा जा सकता है, तो ये बात गलत होगी। बाकी तीनों सही है। इस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, जैसे मैंने ये क्वेश्चन कराया, क्वेश्चन नंबर 10वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको कर लो और इसको सॉल्व करो अच्छे से। ठीक है, और इसके जाके की पॉइंट और इसके जाके डीप में थोड़ा सा पढ़ो। स्टैटिक में क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कथन ए कारणार पर विचार करते हैं। कथन ए कारणार बोले कि राज्य विधानमंडल के पास वह शक्ति होती है, वह शक्ति नहीं होती जो संसद के पास होती है, वह राष्ट्रपति का पुनर्विचार के बाद विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बात कर सके। पहली बात यहाँ से जो है कारण कथन वाली, यह यहाँ से क्या होगी? करेक्ट है, सही बात बोले। सेकेंड बात है क्योंकि यहाँ पर जो विधानमंडल में से मामले में नहीं होता, जो कि यहाँ पर जो राज्य विधानमंडल होता है ये पुनर्विचार के बाद विधेयक दोबारा भेजता है तो राष्ट्रपति उसे फिर से रोक सकता है ना, तो ये बात जो है पहली वाली करेक्ट हो जाएगी यहाँ से इसकी।
क्योंकि आर्टिकल जो 111 है उसके तहत यहाँ पर संसद किसी विधेयक को पुनर्विचार के बाद दोबारा राष्ट्रपति को भेजती है, तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करके यह करने के लिए बाध्य रहेगा। सेकेंड बात है, अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह राज्यपाल के पुनर्विचार वाले विधेयक को अपनी सहमति को निश्चित काल के लिए सुरक्षित रख सके। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि 201 के तहत यहाँ पर राष्ट्रपति के पास राज्य विधेयक के मामले में अनिश्चितकालीन वीटो जैसी शक्ति होती है। वह इसे कितनी भी बार वापस कर सकता है, ले सकता है और निलंबित कर सकता है। ठीक है, और एक बात याद रखना यहाँ पर, क्योंकि जो राष्ट्रपति है ये बात नहीं है, लेकिन इसलिए यहाँ पर राज्य विधानमंडल के पास संसद जैसी शक्ति नहीं होती है। ठीक है, मतलब आर एक यहाँ पर सही व्याख्या करता है, दोनों बातें सही है, उसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो आंसर क्या होगा, ये यहाँ से करेक्ट है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है और इसको ध्यान से पढ़ोगे तो आपको एक एक चीज़ समझ आएगी। आप अगर आपने यहाँ पर स्टैटिक पॉइंट पढ़ रखे हैं, स्टैटिक टॉपिक अगर पढ़ रखा है तो और अच्छे से समझ आएगा आपको। ठीक है, नहीं पढ़ा तो स्टैटिक जाके आप अच्छे से पढ़ो और चीज़ें आपको क्लियर होंगी यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 12, राज्यपाल की विधायी शक्तियों के और यहाँ पर अनुच्छेद 200 उसको लेकर के देखते हैं। पहला, राज्यपाल द्वारा विधेयकों की अनुमति देने की शक्तियों के संबंध में विचार करना है। अनुच्छेद 200 के तहत यदि राज्यपाल किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस करता है तो और राज्यपाल विधानमंडल से पुनः पारित कर देता है तो राज्यपाल उससे राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित नहीं रख सकता है। ये बात गलत है, क्योंकि यदि आप पर राज्य जो विधानमंडल है ये विधेयक को पुनर्विचार के बाद पुनः पारित करता है तो राज्यपाल उस सहमति देनी ही पड़ेगी। ठीक है, क्या होगा, सहमति देनी पड़ेगी। हालांकि संविधान के रूप में वह उसे राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए तकनीकी रूप से स्वतंत्र हो सकता है, लेकिन परंपरा और पुरुषोत्तम नंदुबरी बनाम केरल जो राज था उसके मामले में इसके अनुसार उसे अनुमति देनी ही पड़ेगी। इंपॉर्टेंट बात है। पहला क्या होगा, पहला यहाँ से गलत है। सेकंड बात है, लेकिन जो यूपीएससी है यहाँ पर अक्सर जो इसके क्या करता है, राज्यपाल की जो बात था उसके रूप में से देखता है ना, तो पहली बात गलत हो जाएगी। सेकंड बात है, राज्यपाल के पास ये अनिवार्य शक्ति है कि वो ऐसे भी किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के किसी सुरक्षित रखे गए उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम कर सकता हो। सेकंड बात क्योंकि यहाँ पे करेक्ट होगी, क्योंकि यदि राज्यपाल की शक्तियाँ अनिवार्य हैं तो यहाँ पर शक्ति यदि कोई विधेयक उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरे में डालता है तो वह उसे राष्ट्रपति को सुरक्षित जरूर रखेगा। तीसरी बात है, हालिया न्यायिक जो व्याख्याएं हैं उसके अनुसार राज्यपाल द्वारा जो विधेयक होते हैं उस पर अनिश्चितकालीन देरी असंवैधानिक मानी गई है और इसके विरुद्ध मेडमस रिट जारी की जा सकती है। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि हाल ही में निर्णय में तेलंगाना और पंजाब राज्य बनाम जो राज्यपाल मामला था उसमें कोर्ट ने देरी को लेकर संवैधानिक रूप से अनुचित कहा था, लेकिन सीधे तौर पर मेडमस जारी नहीं की गई थी, क्योंकि यहाँ पर अनुच्छेद 361 राज्यपाल की प्रतिरक्षा प्रदान करता है और उसे कोर्ट ने केरल संवैधानिक जो दिशा निर्देश दिए थे। तो तीसरी बात गलत होगी और पहली बात गलत थी, सिर्फ दूसरी बात यहाँ से करेक्ट है, तो एक स्टेटमेंट सेकंड वाला यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 13, मेडमस रिट के संबंध में राष्ट्रपति राज्यपाल की स्थिति को विचार करना है। देखते हैं इसको। संवैधानिक जो तहत यहाँ पर रिट क्षेत्राधिकार और संवैधानिक जो प्रमुख हैं उसकी जवाबदेही संबंध में देखते हैं। पहली बात, परमादेश जो है ये रिट का उपयोग या मेडमस जो परमादेश होता है इसका उपयोग किसी भी निजी व्यक्ति या निकाय के विरुद्ध उसके कर्तव्यों को लागू करने के लिए किया जा सकता है। पहली बात, 13 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर परमादेश जो है ये केवल सार्वजनिक अधिकारियों या निकायों के विरुद्ध जारी की जा सकती है, किसी निजी या व्यक्ति या निकाय के विरुद्ध जारी नहीं होगी, तो बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात है, राज्यपाल द्वारा विधेयक को सुरक्षित रखने या रोकने के निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन स्वयं सहमति देना न्यायसंगत या जस्टिफिकेबल नहीं होगा। ये बात करेक्ट है। तीसरा, राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उनके आधिकारिक कर्तव्यों के लिए निर्वहन के परमादेश जो रिट है जारी नहीं की जा सकती है। तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि आर्टिकल 360 जो वन है इसमें यहाँ पर या इसके तहत राष्ट्रपति को उनकी अधिकार है उसके कार्यों के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह होने से छूट प्राप्त है और उसके विरुद्ध परमादेश जारी नहीं कर सकते हैं। आंसर क्या होगा, 2 और 3 इसका करेक्ट है, बी यहाँ से आंसर है। क्वेश्चन 14 या 40 नंबर है, इसमें बोले भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में विचार करना है। उपराष्ट्रपति का चुनाव एक यहाँ पर निर्वाचित मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। पहली बात, 14 का पहला गलत है, क्योंकि यहाँ पर उपराष्ट्रपति के निर्वाचित मंडल संसद में दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत जो सदस्य होते हैं, ठीक है, शामिल होते हैं। वो राष्ट्रपति चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। पहली बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात यहाँ से 14 का सेकेंड बोले यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संख्या मत या गुप्त मत द्वारा दिया जाता है। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, करेक्ट है, क्योंकि अनुपातिक प्रतिनिधित्व और यहाँ पर एकल संख्या मत सिंगल जो ट्रांसफरेबल वोट है उसके द्वारा होता है। ठीक है, ये बात सही है।
तीसरी बात है, उपराष्ट्रपति चुनाव में डाले गए प्रत्येक वोट का मूल्य समान होता है, यानी 1। तो तीसरी बात ऐसे भी करें, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव के विपरीत जहां विधायकों के वोट मूल्य अलग अलग होता है, वही उपराष्ट्रपति चुनाव में प्रत्येक सांसद के वोट मूल्य का एक यहाँ पर गिना जाना है। ठीक है, तो ये बात कैसी करेक्ट हो जाएगी। आंसर क्या होगा, पहली बात गलत थी, दूसरी तीसरी बात इसकी सही है। क्वेश्चन नंबर अगला है 15 भारत के उपराष्ट्रपति के पद के बारे में संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में विचार करना है। संवैधानिक या संविधान में यह निर्दिष्ट करता है कि जब उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उसके कर्तव्यों का पालन कौन करता है। मतलब कहने का संविधान में यह निर्दिष्ट करता है कि जब उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उससे कर्तव्यों का पालन कौन करेगा। तो पहला क्या होगा, 15 का जो पहली बात है यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो संविधान यह नहीं बताता है कि यहाँ पर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कौन काम करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति के रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति आता है, राइट। लेकिन यहाँ पर उपराष्ट्रपति के रिक्त होने पर कोई कार्यवाहक या उपराष्ट्रपति का प्रावधान नहीं है। ये सदन की कार्यवाही में उपसभापति चलाते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति का पद रिक्त ही रहता है। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात है, अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद का पदेनाध्यक्ष होता है। ये बात करेक्ट है। तीसरी बात है, अनुच्छेद 65 के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है और यह पद में आकस्मिक रिक्तियों के दौरान उसमें राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान उसमें काम करने का निर्वहन करेगा। ये भी बात इसकी करेक्ट है। 2 और 3 यहाँ से करेक्ट है, आंसर बी सही है 15 का। 16 नंबर क्वेश्चन है 16, उपराष्ट्रपति के चुनाव के दौरान पालन किए जाने वाले प्रमुख सुरक्षा उपाय के संबंध में विचार करना है। पहला, चुनाव के दौरान दल बदल विरोधी कानून के प्रावधान लागू होते हैं। पहली बात 16 का पहला यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति चुनाव में दल बदल विरोधी कानून जो होते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता है। ठीक है, और सांसद अपनी पसंद के किसी भी उम्मीदवार को यहाँ पर वोट दे सकती है, इसके लिए वो पार्टी व्हिप जारी नहीं कर सकता है। सेकेंड बात, पहली बात ऐसे गलत है। सेकेंड में आते हैं, सेकेंड बात बोल रहा है गोपनीयता का उल्लंघन या अनधिकृत पिन का उपयोग वोट को अमान्य कर देता है। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि चुनाव आयोग ने नियम के अनुसार पेन का उपयोग जो होता है ये न करने या वोट दिखाने का मत अमान्य माना जाता है। सही बात है। तीसरी बात है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 के तहत रिश्वतखोरी या अनुचित यहाँ पर प्रभाव में चुनाव चुनौती के आधार पर होता है। तीसरी बात भी करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो 1952 के अधिनियम के तहत यहाँ पर चुनाव में भ्रष्टाचार या अनुचित प्रभाव के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी जा सकती है। तो 2 और 3 करेक्ट है, आंसर यहाँ से बी से हो जाएगा। क्वेश्चन 17, भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता के संबंध में विचार करना है। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। 17 का पहली बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, दूसरा, उसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। सेकेंड बात, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष नहीं। ठीक है, 30 वर्ष राज्यसभा की सदस्यता की आयु होती है, उपराष्ट्रपति की नहीं। तीसरी बात है, वे राज्यों की परिषद राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। चौथा, उसे कोई, चौथा स्टेटमेंट होगा, उसे कोई यहाँ पर लाभ का पद नहीं धारण करना चाहिए। चौथी बात यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 1, 3 और 4 करेक्ट है। दूसरी बात यहाँ से गलत होगी, है ना। 1, 2, अच्छा 1, 2, 1, रुको फिर से देख लेते हैं। 1 सही है, दूसरा तो गलत हो जाएगा, तीसरा करेक्ट है, चौथा करेक्ट, 1, 3, 4 करेक्ट है, आंसर सी। आगे आते हैं क्वेश्चन 18, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विचार करना है। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्यों बने निर्वाचक मंडल है उसको द्वारा किया जाता है। पहली बात, 18 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, 18 का पहला स्टेटमेंट यहां से गलत है, क्योंकि यहां पर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत हैं दोनों सदस्य यहाँ पर शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, तो पहली बात गलत हो जाएगी। सेकेंड, नामांकन के लिए कम से कम 20 प्रस्तावकों और यहाँ पर 20 अनुमोदकों की आवश्यकता होती है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। उपराष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए उम्मीदवार को कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति के लिए यहाँ पर ये संख्या 50 है। ठीक है, 50-50 है, तो ये बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, निर्वाचक मंडल में प्रत्येक सदस्य की वोट मूल्य जो होता है, वोट वैल्यू होती है, अलग अलग राज्यों की जनसंख्या के आधार पर अलग अलग होती है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति के विपरीत यहाँ पर उपराष्ट्रपति चुनाव में सभी सांसदों की वोट वैल्यू बराबर होता है। अभी मैंने ऊपर बताई थी बात आपको, एक होता है, और यहाँ पर राज्यों की जनसंख्या का प्रभाव केवल राष्ट्रपति के चुनाव में विधायक जो एमएलए होते हैं उसके वोट पर पड़ता है। ठीक है, ये बात मैंने थोड़ी सी ऊपर डिस्कस की थी, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 2 करेक्ट है, आंसर यहाँ से एक बात इसकी सही है, दूसरे नंबर की। क्वेश्चन 19 है, उपराष्ट्रपति पद की रिक्तता के आधार पर विचार करना है।
संविधान में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करता है कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उसके कर्तव्यों का पालन कौन करेगा। पहला, देखो पहली बात यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि संविधान में यह नहीं बताया गया कि यहाँ पर उपराष्ट्रपति पद रिक्त होगा तो यहाँ पर कौन निर्माण करेगा। आर्टिकल 65 में बात बताई गई है, ये मैंने क्वेश्चन शायद पॉइंट ऊपर डिस्कस किया है ना, तो ये गलत हो जाएगा। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में भी काम करना जारी रखता है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर काम करता है तो वह राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और उस दौरान सभापति के कर्तव्यों का पालन उपसभापति करेगा, ठीक है। तो ये बात क्या होगी, गलत हो जाएगी, ये भी गलत है। तीसरा, आर्टिकल 64 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये बात करेक्ट है आर्टिकल 64 के अनुसार, सही है। तो ओनली 3 करेक्ट है, आंसर बी। क्वेश्चन 20 यहां से, उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपनाई जाने वाली सुरक्षा उपाय जो हैं उसको लेकर के क्वेश्चन है, बोला कौन से यहां पर सही होगा। पहली बात है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ प्रावधान नहीं होते हैं या लागू नहीं होते हैं। पहली बात 20 का से करेक्ट हो जाएगा, सही यहां से। दूसरी बात है, क्योंकि यहां पर वे निर्वाचक अपनी स्वेच्छा से मतदान कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड बात है, चुनाव की गोपनीयता का उल्लंघन होने पर वोट अमान्य हो जाता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यदि कोई सदस्य अपना मतपत्र किसी को दिखा देता है या जो अनधिकृत पेन का उपयोग करता है तो उसका चुनाव की गोपनीयता होती है भंग हो जाती है, इसके आधार पर उसका वोट खत्म हो जाता है, अमान्य हो जाता है। तीसरी बात है, 39वें संविधान संशोधन द्वारा उपराष्ट्रपति के चुनाव विवादों को निपटाने के अधिकार सर्वोच्च न्यायालय से छीन लिया गया था। तीसरी बात करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 39वें संविधान संशोधन 1975 में यह प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव विवादों को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। हालांकि 44वें संविधान संशोधन 1978 ने इसकी स्थिति की बदलकर फिर से सर्वोच्च न्यायालय में अधिकार को बहाल कर दिया था। चूंकि यहाँ पर 39वें संशोधन की यहाँ पर कृत की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ऐतिहासिक रूप से करेक्ट बात है, ठीक है। आंसर क्या होगा, 1 और 3 बात इसकी सही है, और तीसरा स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। अच्छा, दूसरा यहाँ पर गलत था क्या, दूसरा भी सही था ना, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि चुनाव की गोपनीयता के आधार पर वोट अमान हो जाता है। सही बात है, अगर गोपनीयता आपको उल्लंघन करेंगे तो वोट क्या हो जाएगा, अमान हो जाएगा, बात सही होगी। सेकंड में गलत नहीं है, इस चीज़ को मैंने ऊपर ही बताया था, थोड़ा सा पॉइंट आपको, ठीक है। तो तीनों बातें यहाँ से करेक्ट होगी, दूसरा गलत नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो अगर ये बोलता है कि चुनाव की गोपनीयता के उल्लंघन पर वोट मान्य होता है तो यहाँ से गलत होता, यह मान होता है, तो इसलिए करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तीनों बातें सही है, आंसर डी यहाँ से सही है। ध्यान रखना है, आप जो की पॉइंट पढ़ चुके हो ऊपर वो यहाँ से यूज करना है जो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। जहाँ जहाँ बीच में आएंगे कुछ पॉइंट। तो आगे आते क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। यहाँ से लोकसभा अध्यक्ष यहाँ पर के संबंध में विचार करना है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा किया जाता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा का अध्यक्ष चुनाव नवनिर्वाचित सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से किया जाता है। अध्यक्ष का कार्यकाल लोकसभा भंग होने के साथ समाप्त हो जाता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो लोकसभा भंग होने पर अध्यक्ष का पद का तुरंत यहाँ पर समाप्त नहीं होता है, वह अपनी अगली लोकसभा की यहाँ पर जो पहली बैठक है उसके ठीक पहले तक अपने पद पर बना रहता है। सेकंड गलत है। अध्यक्ष के हटाने का प्रस्ताव विचार होने के दौरान वह सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है और मतदान भी कर सकता है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर जब अध्यक्ष को यहाँ पर हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन होगा तो वह सदस्य जो सदन होता है उसमें बैठ सकता है और प्रथमता मत या फर्स्ट मत जो होता है, मतलब जो फर्स्ट जो इंस्टेंस वोट होता है, राइट, मतलब प्रथमता मत पहली बार जो वोट होता है वो दे सकता है। और इसके लिए यहाँ पर निर्णायक मत जो होता है वो कास्टिंग वैल्यू या कास्टिंग वोट वैल्यू जो होता है वो नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये बात करेक्ट होगी, ये सही बोला क्योंकि कास्टिंग वोट नहीं दे सकता है, ये बात सही है ना, क्योंकि इसने पूरी बात यहाँ पर बता दी जो मैंने आपको बताई है, तो ये बात सही है। तीसरी सही है और पहली सही है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ से गलत है। आंसर क्या होगा, 1 और 3 सही है, 21 का आंसर सी यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है। ध्यान से देखते जाना क्या क्या यहाँ पर बताता जा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 22 22 नंबर है, लोकसभा के उपाध्यक्ष डिप्टी यहाँ पर स्पीकर के संबंध में विचार करना है। उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर उपाध्यक्ष के चुनाव की जो तिथि है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निर्वाचित की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा नहीं, तो ये बात गलत हो जाएगी और अध्यक्ष के चुनाव की तिथि राष्ट्रपति तय करते हैं। सेकेंड बात है, एक स्थापित परंपरा के अनुसार उपाध्यक्ष का पद आमतौर पर विपक्षी दल को दिया जाता है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि 11वीं लोकसभा 1996 में एक यहाँ पर आम सहमति बनी और अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल से होगा और उपाध्यक्ष का पद मुख्य रूप से विपक्षी दल को दिया जाएगा। सेकेंड करेक्ट है। तीसरा, उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है।
तीसरी बात गलत है क्योंकि उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपेगा, राष्ट्रपति को नहीं। ठीक है, आंसर ओनली 2 करेक्ट है, बी। 23 नंबर है, लोकसभा अध्यक्ष के कार्य शक्तियों के संबंध में विचार करना है। यदि कोई धन विधेयक मनी बिल है या नहीं, इसका निर्णय अंतिम शक्ति अध्यक्ष के पास होती है। पहली बात यहाँ से 23 का करेक्ट है। सेकेंड बात है क्योंकि 110 जो 3 है उसके तहत यहाँ पर ये बताई गई बात। ठीक है, सेकेंड बात है अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है क्योंकि 108 के तहत यहाँ पर संयुक्त बैठक या ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। सदन की प्रक्रिया में नियमों के अंतर्गत नहीं आने वाले जो मामले हैं इनको प्रतिबंधित करने का अधिकार अध्यक्ष के पास होता है। तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट होगी। तीनों बातें यहाँ से सही है। आंसर क्या होगा? सभी 3 सी यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, सभापति तालिका, सभापतियों की जो तालिका यहाँ पर कुछ दी गई थी उसके हिसाब से बताने कौन सा सही होगा। ठीक है, देखते हैं इसमें बोला है कि यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष सदन के 15 सदस्यों तक यहाँ पर इसको इस तालिका में नामित कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? पहला 24 के यहाँ से जो पहला है स्टेटमेंट ये गलत हो क्योंकि लोकसभा के नियमों के अनुसार अध्यक्ष के सदनों में अधिकतम 10 सदस्य होते हैं, 15 नहीं। इसको सभापति की तालिका में नामित कर सकते हैं, है ना, 10-15 नहीं होंगे। जब अध्यक्ष यहाँ पर उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त होते हैं तो तालिका पर कोई सदस्य सदन अध्यक्षता कर सकता है। बी क्या होगा? बी भी गलत है क्योंकि यहाँ पर यूपीएससी जो है यहाँ पर इसमें एक क्लासिकल टर्म बताता है। ठीक है, जब यहाँ पर पद जो रिक्त होता है तो तालिका के सदस्य जो होते हैं अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। रिक्तता की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सदस्य होंगे वही अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, तीसरी बात है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में तालिका का कोई भी सदस्य सदन की अध्यक्षता कर सकेगा। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, ये बात सही होगी। चौथा, इस तालिका में सदस्यों का चुनाव सदन के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। क्या होगा? गलत है क्योंकि यहाँ पर जो इसमें सदस्यों का चुनाव नहीं होता है बल्कि अध्यक्ष द्वारा इनका नामांकन खुद से किया जाएगा। ओनली 3 करेक्ट है, याद रखना है। तालिका मतलब तालिका में क्या था कि यहाँ पर अध्यक्ष के बारे में सबके सभापति के बारे में पूरा दे रखा था एक बातें। ठीक है, तो उस तालिका से यहाँ पर उठा करके क्वेश्चन बनाया गया, इसलिए तालिका बोल रहा है। तो आपको सिर्फ बातों को याद रखना है क्या यहाँ पे पॉइंट बोल रहा है। ठीक है, तालिका से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है इसका। 25 बातें दल बदल विरोधी कानून के संबंध में विचार करना है। एक मनोनीत सदस्य सदन में अपना स्थान ग्रहण करने के 6 महीने के भीतर किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो सकता है। पहली बात 25 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, सही है। दूसरी बात है कानून यह निर्दिष्ट करता है कि पीठासीन अधिकारी को दल बदल के मामले में 3 महीने के भीतर निर्णय लेना होगा। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी क्योंकि यहाँ पर मूल 10वीं अनुसूची में निर्णय लेने के लिए कोई भी यहाँ पर समय सीमा नहीं दी गई है। हालांकि जो केसम मेघचंद्र सिंह 2020 हाल यहाँ पर जो पार्टी कौशिक थे रेड्डी, उनके मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के निर्णय लेने को लेकर सुझाव निर्देश दिए थे, लेकिन कानून संविधान में यह निर्दिष्ट नहीं है। सेकंड गलत होगा। तीसरा, एक निर्दलीय सदस्य चुनाव के बाद किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होने का अयोग्य माना जाएगा। तीसरी बात से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर यदि कोई निर्दलीय सदस्य चुनाव जीतने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है तो वो तुरंत अयोग्य घोषित हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? 1 और 3 करेक्ट है, 2 बातें इसके सही है। 26 नंबर क्वेश्चन है 26, पार्टी कौशिक रेड्डी बनाम तेलंगाना राज्य 2025 के बारे में विचार करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यहाँ पर 10वीं सूची के तहत एक न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल के रूप में काम करते समय अध्यक्ष को अनुच्छेद 122 और 212 के तहत संवैधानिक अनुमति प्राप्त नहीं होती है। पहली बात 26 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। सेकेंड है न्यायालय ने निर्देश दिया कि अध्यक्ष को 3 महीने की समय सीमा के भीतर दल बदल याचिकाओं को निर्णय लेना चाहिए। सेकेंड बात 26 का सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि इस मामले में न्यायालय ने पीठासीन अधिकारियों को दल बदल याचिकाओं के निर्णय लेने के लिए 3 महीने की समय सीमा को कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया था। तीसरी बात है यहाँ से 6 महीने पूछ सकता है। ठीक है, याद रखना है। यह मामला तेलंगाना के उन 10 विधायकों से संबंधित होगा जिन्होंने चुनाव के बाद पार्टी बदली थी। तीनों बातें करेक्ट है। आंसर यहाँ से क्या होगा? एकदम सही है तीनों। आंसर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा 26 का। 27 नंबर है दल बदल के तहत यहाँ पर कानूनों के तहत जो अपवादों के संबंध में विचार करना है। यदि किसी दल के कम से कम 1/3 विधायक जो हैं किसी अन्य दल में विलय का समर्थन करते हैं तो अयोग्य नहीं ठहरा जाएगा। पहली बात 27 का गलत है क्योंकि यहाँ पर मूल रूप से 1/3 या लेकिन जो कैबिनेट संविधान संशोधन 2003 था उसके बाद से इसे बढ़ाकर 2/3 कर दिया गया था और अब इसे कम से कम 2/3 सदस्यों का विलय होना अनिवार्य माना जाएगा। पहली बात करेक्ट है। दूसरा मतलब पहली बात गलत है क्योंकि यहाँ पर 1/3 बोल रहा है जबकि अब यहाँ पर क्या 2/3 कर दिया गया।
सेकंड बात है, सदन का अध्यक्ष ये सभापति अपने पद पर चुने जाने के बाद अपनी पार्टी से इस्तीफा दे सकता है और पद छोड़ने के बाद वापस शामिल हो सकता है। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर यह विशेष अपवाद है कि यहाँ पर कोई सदन या कोई सदस्य सदन में अध्यक्ष या सभापति चुना जाता है तो वह अपनी इस पार्टी से इस्तीफा दे सकता है, राइट। और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए यहाँ पर पद छोड़ने के वापस शामिल हो सकता है, इसे दल बदल नहीं माना जाएगा। ये बात करेक्ट हो गई। आंसर क्या होगा? 27 का ओनली 2 करेक्ट है, बी यहाँ से आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं सूची के बारे में विचार करना है। मूल संविधान के 1950 में राजनीतिक दल शब्द का उल्लेख नहीं था। करेक्ट बात है, सही है। दूसरा है, 52वें संविधान संशोधन 52 वे कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट है 1985 के माध्यम से 10वीं सूची को जोड़ा गया था। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 52वें संविधान संशोधन 1985 को राजीव गांधी सरकार के समय यहाँ पर इसे जोड़ा गया था, ठीक है। तीसरा है, पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्णय लेने से पहले न्यायालय बदल बदल की कार्रवाई में हस्तक्षेप कर सकते हैं। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो होलहन मामला था, ठीक है, उसमें 1992 में मामले के अनुसार न्यायालय कार्रवाई के बीच में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, केवल अंतिम निर्णय के बाद ही नई समीक्षा कर सकते हैं। सेकंड जो तीसरी बात है बड़ी गलत हो जाएगी आपकी। पहली दूसरी बात यहाँ से करेक्ट है। 28 का आंसर 2 बातें इसके सही हैं, बी। 29 नंबर है, भारत में किसी निर्वाचित जो प्रतिनिधि है उसकी योग्यता के संबंध में विचार करना है। जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत यदि किसी विधायक को किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है तो वह सजा के लिए अवधि के बावजूद तुरंत अयोग्य घोषित हो जाएगा। 29 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहली बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर धारा 8(3) के अनुसार अयोग्यता तब होती है जब सजा कम से कम 2 वर्ष की होती है और किसी भी सजा जैसे 1 महीना के लिए यहाँ पर अयोग्यता नहीं होगी, ठीक है। तो क्या होगा? पहली बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात है, सजा पूरी होने के बाद संबंधित व्यक्ति अगले 6 वर्षों की अवधि के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य बना रहता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर ओनली 2 करेक्ट है, तो बी यहाँ से आंसर होगा। 30 नंबर है, 30 नंबर क्वेश्चन, संवैधानिक प्रावधान निर्णय की जो प्रक्रिया उसके यहाँ पर प्रश्न है। सांसदों की विधायकों की योग्यता के संबंध में विचार करना है। अनुच्छेद 102 और 191 के तहत लाभ का पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट धारण करने के आधार पर अयोग्यता का अंतिम निर्णय भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा लिया जाता है। पहली बात 30 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? गलत है, ठीक है। पहली बात गलत है कि आर्टिकल 103 सांसदों के लिए और 192 विधायकों के लिए, राइट, के तहत यहाँ पर लाभ के पद को अयोग्यता का अंतिम निर्णय राष्ट्रपति या राज्यपाल लेते हैं। हालांकि वे इसके निर्वाचन आयोग की राय लेते हैं और इस राय पर बाध्यकारी होते हैं और इसमें जो निर्णय लेने वाली आधिकारिक शक्ति है राष्ट्रपति राज्यपाल की होगी, आयोग की नहीं होगी, ठीक है। तो क्या होगा? 1 गलत हो जाएगा। दूसरा, लिली थॉमस बनाम भारत संघ 2013 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि यहाँ पर दोषी ठहराए गए कानून निर्माता को अपील के लिए समय दिए बिना तत्काल प्रभाव से आयोग घोषित कर दिया जाएगा। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आंसर ओनली 2 करेक्ट है, बी यहाँ से आंसर है इसका केवल 2। 31 है, संविधान के 130वां संशोधन 2025 के बारे में विचार करना है। ये विधेयक मंत्रियों की बर्खास्तगी के लिए यहाँ पर हिरासत की अवधि को कम से कम 60 दिन अनिवार्य बनाता है। पहली बात 31 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, इस विधेयक के तहत यहाँ पर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को 31वें दिन तक इस्तीफा देना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे पद से स्वतः हट जाएंगे। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट होगी। तीसरा, ये विधेयक केवल उन्हीं अपराधों पर लागू होते हैं जिनमें सजा की अवधि 5 वर्ष या उससे अधिक हो। तीसरी बात यहाँ से ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये उन अपराधों पर भी लागू होता है जिनमें सजा 2 वर्ष या उससे अधिक हो, ठीक है। तो क्या होगा? ये बात गलत हो जाएगी। और यूपीएससी क्या करता है? यूपीएससी यहाँ की जो सजा है, सजा को लेकर के अवधि को लेकर बदल करके कठिन क्वेश्चन घुमा सकता है कि क्या होगा ऐसा। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है इस स्टेटमेंट को लेकर के प्लस ये पूरे क्वेश्चन को लेकर के, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 1 और 2 सही है, तो ए यहाँ से आंसर होगा। 32 है, हाल ही में चर्चा में रहे 130वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किन संवैधानिक अनुच्छेदों में संशोधन का प्रस्ताव है? आंसर हो जाएगा 32 का करेक्ट आंसर ये 75 और 164 239 ए बी यहाँ से सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पर ये जो विधेयक है केंद्र में मंत्रियों की नियुक्ति आर्टिकल 75, राज्यों में मंत्रियों की नियुक्ति आर्टिकल 164 और दिल्ली में जो विशेष प्रावधान है 239 ए है ना, इसके तहत यहाँ पर संशोधन का प्रस्ताव करता है ताकि यहाँ पर जेल से सरकार चलाने जैसी जो स्थिति है इसको कानूनी रूप से प्रबंधित किया जा सके, है ना, प्रबंधित किया जा सके। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं।
संसदीय समितियों के संबंध में कौन सा यहाँ पर सही होगा? देखो, संसदीय समिति के बारे में यहाँ पर जो सही होगा ये स्टेटमेंट हो जाएगा, लोक लेखा समिति पीएससी भारत के नियंत्रण कम लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जांच कर सकती है या करती है। ठीक है, सी स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट होगा। राइट, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित समितियों उनके जो सदस्य उसके यहाँ पर जो योग है उसके बारे में विचार करते हैं। लोक लेखा समिति 22 सदस्य, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। पहली बात यहाँ से क्या होगा? 34 का पहली बात यहाँ से सही है। सेकेंड बात है प्राक्कलन समिति 30 सदस्य, सभी लोकसभा से होते हैं। ये भी बात यहाँ से क्या होगी? करेक्ट हो जाएगी। सार्वजनिक उपक्रम समिति 15 सदस्य, केवल सभी लोकसभा से, मतलब सार्वजनिक जो उपक्रम समिति है ये 15 सदस्य केवल लोकसभा से ही होते हैं। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी? ये भी करेक्ट है। तीसरी बात गलत होगी, क्योंकि सार्वजनिक उपक्रम में पब्लिक यहाँ पर जो अंडरटेकिंग्स होते हैं पीएससी की तरह यहाँ पर 22 सदस्य होते हैं और 15 यहाँ पर लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, है ना। यहाँ पर 15 सदस्य होते हैं केवल लोकसभा, कहना गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ से गलत हो जाएगी बात इसकी, क्योंकि यहाँ पर इसमें पीएससी के तहत यहाँ पर सदस्य, इसमें पीएससी की तरह ही सदस्य होते हैं, है ना। कुछ यहाँ पर लोकसभा, कुछ राज्यसभा, तो ये बात गलत होगी। पूरे यहाँ पर लोकसभा से नहीं होंगे। ठीक है, सार्वजनिक उपक्रम समिति में। राइट, आगे आते हैं आंसर क्या होगा? 1 और 2 करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 है प्राक्कलन समिति एस्टीमेट यहाँ पर जो कमेटी उसके संबंध में विचार करना है। ये संसद की 3 वित्तीय समितियों में सबसे बड़ी समिति होती है। पहली बात 35 का पहला आंसर करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इसमें 30 सदस्यों के साथ यहाँ पर संसद की सबसे बड़ी वित्तीय समिति होती है। इसके सदस्यों का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों से किया जाता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसके सभी सदस्य लोकसभा से ही चुने जाएंगे, राज्यसभा में से कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं होता है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या होता है? आंसर हो जाएगा आपका 1 और 3 सही है, दूसरी बात इसकी गलत है। क्वेश्चन नंबर 36 है परामर्शदात्री समिति के संबंध में विचार करना कौन सा सही नहीं है। देखो, परामर्शदात्री बारे में यहाँ पर जो सही नहीं होगा स्टेटमेंट ये हो जाएगा, एक सांसद एक से अधिक परामर्शदात्री समिति सदस्य हो सकता है। तो ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर एक सांसद समानता केवल एक ही परामर्शदात्री समिति होती है, उसका सदस्य हो सकता है ना। तो ये बात गलत होगी, गलत पूछा था तो यहाँ से सी आंसर होगा। 37 है सुरक्षा संबंधी यहाँ पर जो कैबिनेट समिति है उसके संबंध में संरचना में कौन शामिल होते हैं। सुरक्षा संबंधी जो कैबिनेट समिति है उसकी संरचना में कौन यहाँ पर शामिल होता है? आंसर हो जाएगा, एक तो देखो कौन कौन शामिल होते हैं। पहली बात यहाँ से हो जाएगी आपकी, ये बोले प्रधानमंत्री, ठीक है करेक्ट है, रक्षा मंत्री करेक्ट है, गृह मंत्री करेक्ट है, और वित्त मंत्री करेक्ट, विदेश मंत्री करेक्ट। जो सभी यहाँ से क्या होंगे? इसके आंसर हो जाएंगे, है ना। सभी क्या होंगे? इसके आंसर है, तो डी यहाँ से करेक्ट है। 38 है कैबिनेट समिति की संवैधानिक आधार पर संबंध में विचार करना है। कैबिनेट समितियां भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित संवैधानिक निकाय होती हैं। पहली बात 38 का ऐसे गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो कैबिनेट समितियां होती हैं ये संविधान नहीं बल्कि यहाँ पर संविधानेतर मतलब क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, है ना, निकाय होती है। इनका उल्लेख संविधान में नहीं है, बल्कि इन्हें भारत सरकार के कार्य संचालन नियम 1961 के तहत बनाया गया था। सेकेंड बात है संसदीय कार्य समिति जो होती है पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी, इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री द्वारा की जाती है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट, क्योंकि अधिकांश यहाँ पर कैबिनेट समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन संसदीय कार्य समिति जो होती है इसकी, और यहाँ पर आवास समिति जो होती है, जैसे कुछ यहाँ पर अपवाद हैं, जिसकी अध्यक्षता अक्सर गृह मंत्री या रक्षा मंत्री वरिष्ठता के आधार पर करेंगे। वर्तमान में इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से पहली बात गलत है, दूसरी बात करेक्ट है। तीसरा मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति में केवल प्रधानमंत्री और गृह मंत्री शामिल होते हैं। तीसरी बात करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या होगा? 2 और 3 करेक्ट है, बी आंसर है। 39 नंबर पंचायत में या पंचायत उन्नति सूचकांक के संबंध में विचार करना है। ठीक है, पंचायत उन्नति सूचकांक PAI के बारे में देखते हैं। पहला है PAI जो है एक बहु क्षेत्रीय सूचकांक है जिसका उद्देश्य पंचायतों के समग्र विकास का आकलन करना। पहली बात क्या होगी? पहली बात हो जाएगी आपको क्वेश्चन नंबर 39 में करेक्ट है। दूसरा, यह सूचकांक स्थानीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने को लेकर पंचायतों में प्रदर्शन को मापेगा। ये भी बात करेक्ट है। तीसरा, इस वर्ष मूल्यांकन में भारत में किसी भी पंचायत ने अचीवर रैंक हासिल नहीं की है। तीसरी बात यहाँ से भी बात करेक्ट है। ठीक है, चौथी बात है फ्रंट जो रनर श्रेणी है उसमें गुजरात सबसे अधिक पंचायतों वाला राज्य होगा।
चौथी बात गलत है क्योंकि फ्रंट रनर श्रेणी में सबसे अधिक पंचायतों वाला राज्य केरल है, न कि गुजरात। केरल की पंचायतें स्थानीय शासन के मामले में ऐतिहासिक रूप से अग्रणी रही हैं। ये बात गलत हो जाएगी। 1, 2, 3 करेक्ट है। आंसर यहाँ से सी। क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन है। मॉडल यूथ ग्राम सभा के बारे में विचार करना है। ये पहल जन भागीदारी को मजबूत करने और छात्रों को नकली ग्राम सभा सत्रों में शामिल करने को स्थायी यहाँ पर स्थानीय शासन थे इसको बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। पहली बात करेक्ट है। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो न्यू यहाँ पर एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसके साथ यहाँ पर संरेखित है और इसे केवल जवाहर नवोदय विद्यालय और एकलव्य मॉडल आवासीय जो विद्यालय उसमें ही लागू किया जाएगा। सेकेंड बात गलत है क्योंकि यहाँ पर हालांकि जो NEP 2020 है इसके साथ संरेखित है, लेकिन ये केवल जो बता रहा है कि GNV है ना और EMRS तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ पर देश भर के सभी ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न स्कूलों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है ताकि यहाँ पर व्यापक से छात्रों की सुनिश्चित भागीदारी हो सके। GNV है ना, GNV मतलब जवाहर नवोदय विद्यालय, इसके लिए नोडल मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय, जबकि यहाँ पर EMRS मतलब जो मॉडल आवासीय विद्यालय है उसके लिए नोडल मंत्रालय जनजातीय मामलों का मंत्रालय होगा। तीसरी बात करेक्ट है, ये बात एकदम सही है, इंपॉर्टेंट भी है। 1 और 3 करेक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका 40 का करेक्ट आंसर 1 और 3 सही है। 41 नंबर है, राजभाषा ऑफिशियल जो लैंग्वेज है भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी को निर्धारित करता है? आंसर हो जाएगा 40 का करेक्ट आंसर आर्टिकल 343 यहाँ से सही आंसर होगा। 344 क्या होता है फिर? 344 होता है राजभाषा जो आयोग है उस पर संसद और समिति के गठन का प्रावधान करना। 345 क्या होता है? 345 और 345 राज्य की राजभाषाओं की भाषाओं में संबंधित होगा। और 346 क्या होगा? एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच जो संघ के बीच संचार की भाषा होती है उससे संबंधित होगा। क्वेश्चन नंबर 42 42 नंबर है, राजभाषा अधिनियम 1963 के आधार पर विचार करना। देखते हैं, यह बोला है यह संघ के सभी आधिकारिक उद्देश्य के लिए हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी का उपयोग का प्रावधान करता है। पहली बात करेक्ट है, ठीक है। दूसरी बात है, यह संसद में व्यापार लेन देन के लिए हिंदी को एकमात्र भाषा अनिवार्य बनाता है। ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पर यह संसद में केवल हिंदी को अनिवार्य नहीं करता बल्कि यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों को उपयोग की अनुमति देता है। और इसके अलावा संसद के पीठासीन अधिकारी को किसी भी सदस्य को उनकी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है ना। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा केवल 1 करेक्ट है। 43 नंबर है, अंतर संसदीय संघ के बारे में विचार करते हैं। अंतर संघ जो संसदीय संघ है उस पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 43 देखते हैं, इसकी स्थापना 1889 में की गई थी। पहली बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि IPU दुनिया का सबसे बड़ा और पुराना क्या है राजनीतिक बहुपक्षीय संगठन है जिसकी स्थापना 1889 में हुई थी। पहली बात सही है। ये भारत इसका सदस्य देश होगा, ये भी बात करेक्ट है क्योंकि भारत इसका एक सक्रिय सदस्य है और भारतीय संसद सदस्य IPU सम्मेलन के नियमित रूप में भाग लेती है। तीसरी बात है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा। तीसरी बात गलत है क्योंकि यहाँ पर इसका जो मुख्यालय होगा IPU का ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में, न्यूयॉर्क USA में नहीं होगा। आंसर क्या होगा? ओनली 1 2 करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर है। 44 है, धन विधेयक और वित्त विधेयक मनी बिल को लेकर के और फाइनेंस बिल को लेकर के क्वेश्चन है, ठीक है। धन विधेयक वित्त विधेयक को लेकर के विचार करना है, देखने कौन सा सही है। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। पहली बात 44 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, राज्यसभा केवल संशोधन की सिफारिश कर सकती है, इसे अस्वीकार नहीं कर सकती है। सेकेंड बात क्या होगा? सेकेंड बात यहाँ से 44 का करेक्ट है। तीसरा, पहला भी सही दूसरा भी सही है। तीसरा, अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अनुमति नहीं होती है। तीसरी बात करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर धन विधेयक पर लोकसभा का वर्चस्व होता है और राज्यसभा इसे रोक नहीं सकती है, इसलिए दोनों सदनों के बीच जो गतिरोध होता है उसकी संभावना नहीं होती है। अतः अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक केवल इसे लागू नहीं किया है, तो यहाँ से गलत, ये बात क्या होगी? करेक्ट हो जाएगी। तो आंसर क्या होगा? तीनों बातें सही क्योंकि 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अनुमति नहीं होती है, ठीक है। मैंने बताया क्यों, क्योंकि यहाँ पर सदनों के बीच गतिरोध की संभावना होने के कारण यहाँ पर इसमें लागू नहीं होती है। तो 1 और 2 तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है। 44 का आंसर डी यहाँ से सही होगा। 45 नंबर है, धन विधेयक और वित्त विधेयक को लेकर के धन विधेयक और वित्त विधेयक के संबंध में विचार करना है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, पहला है, इसमें बोले कि संविधान के अनुच्छेद 117(1) के तहत धन विधेयक पर संबंधित मामले शामिल और यहाँ पर उन्हें केवल लोकसभा में राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पेश कर सकते हैं। पहला क्या होगा? 45 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, सही बात है, ठीक है।
पहली बात इसकी सही है। दूसरा, वित्त विधेयक केवल लोकसभा में पेश किए जा सकते हैं, राज्यसभा में केवल बिल में संशोधन की सिफारिश कर सकती है, इसे जो संशोधित या स्वीकार नहीं कर सकती है। तो ये बात गलत होगा, क्योंकि वित्त विधेयक जो होता है फाइनेंस बिल दो प्रकार के होते हैं। एक तो श्रेणी 1, उसमें आर्टिकल 117, ठीक है 1, और दूसरा होता है श्रेणी 2, जिसमें 117 का 3 है ना, उसके तहत जबकि यहाँ पर दोनों लोकसभा में पेश किए जा सकते हैं। और श्रेणी 2 के जो होते हैं ये विधेयक ये राज्यसभा को संशोधित या स्वीकार कर भी सकते हैं, ठीक है। धन विधेयक के विपरीत वित्त विधेयक पर राज्यपाल की शक्ति साधारण विधेयक के लगभग बराबर होती है। सेकेंड बात यहाँ से गलत हो जाएगी। तीसरी बात है, चूंकि वित्त विधेयक एक धन विधेयक है, इसलिए अनुच्छेद 108 के तहत वित्त विधेयक के संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अनुमति नहीं होती है। इंपॉर्टेंट बात है, ये करेक्ट है। 1 और 3 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या होगा 45 का 13C। 46 नंबर है निजी सदस्य विधेयक को लेकर के, देखते हैं इसमें क्या पर है। इसमें बोला है एक मंत्री के अलावा चाहे वह निर्वाचित हो या मनोनीत संसद सदस्य द्वारा पेश किया गया विधेयक निजी सदस्य विधेयक कहलाता है। पहली बात क्या होगी 46 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, ऐसे विधेयक का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी संबंधित सदस्य की होती है। सेकंड बात यहाँ पर सही होगा। तीसरी बात यहाँ से है कि यहाँ पर जो बोल रहा है लोकसभा में प्रत्येक शुक्रवार को अंतिम 2.5 घंटे इन विधेयक पर विचार विमर्श की चर्चा आवंटित किए जाते हैं। तीसरी बात भी करेक्ट है। चौथा, आज तक केवल 14 निजी सदस्य विधेयक कानून बन पाए हैं। चौथी बात भी करेक्ट है। और अंतिम बार 1970 में सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक अपीली अधिकार क्षेत्र का विस्तार करके यहाँ पर विधेयक पारित किया था। चारों बातें यहाँ से करेक्ट है। 46 का आंसर 1, 2, 3 और 4 चारों बातें यहाँ से सही है। 47 नंबर है अनिश्चित काल के लिए स्थगन के संबंध में विचार करना है। अनिश्चित काल के लिए स्थगन के संबंध में विचार करते हैं। ये बोला है साइन डाई एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है कि आगे की बैठक के लिए कोई दिन निर्धारित किए बिना, ठीक है। पहला क्या होगा 47 का पहली बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। सेकंड, संसदीय शब्दों में ये संसद के सत्रों में फिर से बुलाने के लिए तारीख निर्धारित करने के बिना समाप्त को लेकर संदर्भित करता है। ये भी बात यहाँ से सही है। तीसरा यहाँ से अध्यक्ष सभापति स्थगन की घोषणा करते हैं और बाद में राष्ट्रपति सदन को सत्रावसान करने के लिए अधिसूचना जारी करता है, जिससे यहाँ पर आधिकारिक तौर पर सत्र समाप्त हो जाता है। आर्टिकल 85 में बता रहा है बात। तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है। चौथी बात है सत्र समाप्त होने पर भी लंबित विधेयक अप्रभावित रहते हैं। चौथी बात भी करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर सत्रावसान में केवल नोटिस समाप्त होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सदन में समक्ष यहाँ पर जो लंबित विधेयक होते हैं वो समाप्त नहीं होते हैं। अगले सत्र में भी वही से शुरू किए जा सकते हैं जहाँ से चल रहे थे। तो क्या होगा चारों बातें सही है। आंसर सभी यहाँ से 1, 2, 3, 4 करेक्ट है, डी। क्वेश्चन 48 है भारतीय संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल 0 आवर के संबंध में विचार करना है। यह प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय होता है। पहली बात 48 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, संसदीय प्रक्रिया के नियमों में इसका औपचारिक रूप से उल्लेख किया गया है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि शून्यकाल का उल्लेख संसदीय प्रक्रिया के नियमों में कहीं नहीं है। ये एक यहाँ पर भारतीय नवाचार है जो यहाँ पर 1962 पे अस्तित्व में है। सेकेंड बात गलत हो जाएगा। तीसरा, इसमें मामले उठाने के लिए जो सदस्य होते हैं इसको पहले से सूचना देनी होती है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट होगी। सदस्यों को शून्यकाल के दौरान लोक महत्व के मुद्दे उठाने के लिए सुबह 10 बजे से पहले अध्यक्ष की सूचना देनी होती है। तीसरा करेक्ट हो जाएगा। आंसर 1 और 3 सही है। तो 48 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से 1 और 3 बी यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है संसद में पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार के संबंध में विचार करना है। तारांकित प्रश्न बोला है 49 में। तारांकित प्रश्न मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है और पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड, अतारांकित जो प्रश्न होते हैं इसमें लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है और पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। सेकेंड भी करेक्ट होगा। तीसरा, अल्प सूचना पत्र 10 दिन से कम का नोटिस देकर पूछा जाता है और इसका उत्तर लिखित दिया जाता है। तीसरी बात गलत, क्योंकि यहाँ पर अल्प सूचना पत्र जो प्रश्न होता है इसका मौखिक उत्तर या मौखिक यहाँ पर उत्तर होता है तो ओरल में दिया जाता है, लिखित नहीं, ठीक है। ये कम से कम 10 दिन से कम में नोटिस पर पूछा जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 50 नंबर है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के संबंध में विचार करना है। यह संसदीय कार्य मंत्रालय के तहत एक मिशन मोड परियोजना है। पहली बात क्या होगी 50 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा,
इसका उद्देश्य एक राष्ट्र एक एप्लीकेशन की दृष्टि से सभी राज्य विधानसभाओं को डिजिटल बनाना। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। तीसरा, नागालैंड NEVA को लागू करने वाली देश की पहली विधानसभा बनी है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है ना। आंसर क्या हो जाएगा, तीनों बात यहाँ पे 1 2 3 तीनों बातें यहाँ से करेक्ट हो जाएंगी। आंसर 50 का 1 2 और 3 सभी करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा, 50 का करेक्ट आंसर यहाँ से 1 2 3 डी यहाँ से सही आंसर है। तो इस टाइप से यहाँ पर पॉलिटी का जो टॉपिक नंबर 1 था PD65 का, अभी इंग्लिश में मैगजीन आई है, इसके मैंने आपको यहाँ से 50 क्वेश्चन कराए पहले टॉपिक के। जितने भी टॉपिक यहाँ पर आपको जाके थोड़ा सा डीप में इसको पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि पॉलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है इसको स्टैटिक से पढ़ने को रिलेट करके। तो जितने भी यहाँ पर टॉपिक हैं उसको जाकर स्टैटिक में पढ़ोगे, और कल मैं इसको पार्ट 2 कराऊंगा और टॉपिक नंबर 2 और 3 को वहाँ से कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। बाकी PDF में टेलीग्राम पे इसको शेयर कर दे रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे, और क्वेश्चन का सिर्फ PDF आपको मिलेगा यहाँ से, बाकी एक्सप्लेनेशन आपको यूट्यूब से करना होगा, ठीक है। एंड करते हैं इसको, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।